तो चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि अभी तक हम अपने 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आपने अगर हमारे वो 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ जाकर उनको वॉच कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे जो वीडियो है उसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं पॉलीटेक्निक के किसी भी सेमेस्टर किसी भी ब्रांच के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कोरोना प्रोटोकॉल में इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें और अपना कोर्स घर बैठे ही कंप्लीट कर पाएं एग्जाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्स। फ्रेंड्स, अगर बात करें ये हमारा थर्ड चैप्टर है और थर्ड चैप्टर आज हम कंप्लीटली कवर करने वाले हैं और इसके जो न्यूमेरिकल बनने वाले हैं उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारे जो सोर्सेस हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर सोर्स की बात करें तो जैसे हम यहाँ वोल्टेज और करंट सोर्स की बात करें, मीन्स इलेक्ट्रिकल सोर्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत सोर्स की अगर हम बात करें तो किसी भी विद्युत परिपथ को संचालित करने में, मतलब संचालन या फिर उसको ऑपरेट कराने के लिए जो भी ऊर्जा स्रोत या फिर वोल्टेज सोर्स हो गए या करंट सोर्स, ऊर्जा स्रोत इन द सेंस ऑफ ऊर्जा सोर्स कौन कौन से होंगे कि या तो हमारा वोल्टेज सोर्स हो जाए या हमारा करंट सोर्स हो जाए, तो जो भी उसको ऑपरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट है जिस भी सोर्स की, उसको हम वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि थ्योरी में किसी भी विद्युत परिपथ के संचालन मीन्स ऑपरेशन के लिए ऊर्जा स्रोतों या वोल्टेज एवं धारा स्रोत वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन प्रकार के सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। मीन्स किसी भी विद्युत परिपथ को या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को चलाने के लिए जो भी सोर्सेस की रिक्वायरमेंट है तो उसको आप बोल दोगे सिंपल वोल्टेज या करंट सोर्स। अब आप वहाँ पर ये देखोगे कि वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। तो अभी हम इसका सिंबल देखेंगे, इसका नोटेशन देखेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका वर्गीकरण, मतलब इसको कैसे हम क्लासीफाई करेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम जो है ना वो इंग्लिश भी, आपको इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें डाले हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर इंग्लिश में भी कुछ बताइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फॉर द ऑपरेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स ए सोर्स ऑफ पावर या एनर्जी इज इसेंशियल। दीज सोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज विच इज गिवन बिलो। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सर्किट है उसको जो भी ऑपरेट कराने के लिए पावर सोर्स या एनर्जी सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको आप सोर्सेस बोलते हो, या फिर उसको चलाने के लिए जो भी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम एनर्जी या और पावर सोर्स बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो हमारा पावर सोर्सेस है उसको हमने क्लासीफाई किया है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए हमने कितने पार्ट्स में उसको कैटेगराइज किया। तो हम अगर बात करें बेसिकली जो हमारा सोर्सेस है तो उसको हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम सोर्स की बात करें तो सोर्स को आपने क्या किया, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। पहला आपने बोल दिया वोल्टेज सोर्सेस, सेकंड बोल दिया करंट सोर्सेस। फ्रेंड्स, अगेन अगर बात करें हम वोल्टेज सोर्स की तो वोल्टेज सोर्स को आपने क्या किया, अगेन फर्दर 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया। अगर 2 टाइप्स में कैटेगराइजेशन की बात करें, मतलब बांटने की बात करें, क्लासीफाई करने की बात करें, वर्गीकृत करने की बात करें, तो यहाँ पर आपने क्या किया, वोल्टेज को 2 पार्ट्स में अगेन क्लासीफाई कर दिया। आपने बोल दिया इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होंगे जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, जैसे वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है, या बैटरी हो गई, ठीक, बैटरी हो गई या सेल हो गई। इस प्रकार के जो भी सेल सोर्सेस हैं तो उसको बोल दोगे आप इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो किसी पर डिपेंडेंट, जिनकी वोल्टेज किसी दूसरे सोर्स पर या दूसरे साधन पर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार के सोर्स को आपने बोल दिया इंडिपेंडेंट। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो बैटरी हो गई इसकी एग्जाम्पल, सेल हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये था इसका एग्जाम्पल। अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिपेंडेंट वो वोल्टेज सोर्सेस होंगे जिनकी वोल्टेज खुद की ना होकर किसी दूसरे वोल्टेज सोर्सेस पर डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की बात करें तो डायोड हो गया, एससीआर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके डिपेंडेंट हैं, सॉरी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, क्योंकि इनकी जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज है वो डिपेंड कर रही है किस पर, किसी दूसरे सोर्सेस पर। अगर बैटरी लगी हुई है तो जो डायोड है या फिर जो कन्वर्टर है, जो रेक्टिफायर है, उसकी जो वोल्टेज है ना वो बैटरी पर डिपेंडेंट करेगी, या फिर एसी सोर्सेस हो तो एसी
वोल्टेज पर उसकी वोल्टता डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को आपने बता दिया डिपेंडेंट, ठीक है। तो इसमें आई थिंक आप कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी कि इंडिपेंडेंट क्या होगा और डिपेंडेंट क्या होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि जिसकी वोल्टता किसी दूसरे साधन या दूसरी डिवाइसेस पर डिपेंडेंट ना करे, मतलब मीन्स एग्जाम्पल की बात करें तो बैटरी हो गई या फिर सेल हो गया, ठीक है। अगर डिपेंडेंट की बात करें तो इसकी वोल्टता क्या होगी, दूसरे सोर्स पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो हमारा इंडिपेंडेंट है, इसको अगेन दो पार्ट्स में हम कैटेगराइज करेंगे। अगर आप कहीं बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा, दो पार्ट्स में फर्दर क्लासीफाई करेंगे। यहां बोलेंगे आइडियल, पहला होगा हमारा आइडियल और दूसरा होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। लिख लीजिएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लिखना है आपको, वोल्टेज, ठीक है, सोर्स, ठीक है। और यहाँ पर आइडियल हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्सेस एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेस, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट है उसको दो पार्ट्स में अगेन फर्दर क्लासीफाई कर दिया। ये था हमारा वोल्टेज सोर्सेस का, ठीक है। अब हम आते हैं करंट सोर्सेस पर। तो फ्रेंड्स अगर हम करंट सोर्सेस की बात करें तो यहाँ भी हमारा कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम करंट सोर्स की बात करें तो अगेन आपने करंट सोर्स को भी क्या किया, दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया। पहला आपने बोल दिया इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेस एंड नेक्स्ट वन बोल दिया आपने डिपेंडेंट करंट सोर्सेस, ठीक है। अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट को अगेन आपने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया और अगेन वही चीज़ यहाँ भी, वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होने वाली है कि इंडिपेंडेंट कौन सा वोल्टेज करंट सोर्स होगा। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स वो करंट सोर्स होगा जिसकी करंट किसी दूसरे करंट सोर्स पर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार के उसकी खुद की करंट हो, तो इस प्रकार के सोर्स को आप इंडिपेंडेंट बोलोगे, ठीक है। अगर डिपेंडेंट की बात करें तो सिमिलरली यहाँ भी वही काम होने वाला है कि जो डिपेंडेंट है उसकी करंट खुद की ना होकर किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड करे, तो इस प्रकार को आप बोल दोगे डिपेंडेंट, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट की बात करें तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को अगेन आप दो पार्ट्स में कैटेगराइज करोगे। एक बोल दोगे आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो अगर आप लिख रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा। पहला आपका क्या हो गया, आइडियल करंट सोर्सेस, और सेकंड हो गया आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस, ठीक है। अगर हम बात करें करंट सोर्स की, फ्रेंड्स अगर हम बात करें करंट सोर्स की, तो आप करंट सोर्स को किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते विदाउट बैटरी या विदाउट कोई वोल्टेज सोर्सेस या कोई साधन, ठीक है। किसी भी वोल्टेज सोर्स के बिना आप करंट सोर्स को नहीं प्राप्त कर पाओगे। तो अगर आपको करंट सोर्स को प्राप्त करना है तो आपको एक बैटरी की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि जो करंट सोर्स है वो वोल्टेज सोर्स से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये बेसिक था, अभी इसको आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें, सोर्स में आपके दो थे, पहला था आपका वोल्टेज सोर्स, दूसरा था आपका करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को भी आपने टू टाइप्स में कैटेगराइज किया था, इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। अगेन आपने इंडिपेंडेंस को क्या किया था, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था इसको, आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसी प्रकार आपने करंट के साथ भी किया था, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्सेस। तो आपने क्या किया, इसको भी दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, आइडियल और प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक आइडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला सोर्स हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स। अब देखते हैं हमारा वोल्टेज सोर्स क्या है, ठीक है। तो चलिए वोल्टेज सोर्स को पढ़ते हैं। अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें, मान लीजिए पहले हम इस नेटवर्क पर आते हैं। यहाँ पर आप नेटवर्क देख पा रहे हैं। अगर हम इन दोनों नेटवर्क के दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज को नाप रहे हैं या फिर मापा गया जो भी वोल्टेज है वो क्या कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मतलब जो भी हमारा मेजर किया जा रहा है वोल्टेज, मीन्स यहाँ पर किसी भी प्रकार का लोड कनेक्टेड ना हो, लोड इन द सेंस ऑफ कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर रजिस्टेंस लगा हुआ ना हो। तो अगर ऐसे केसेस में आपने वोल्टेज को मेजर किया है तो ऐसा कोई भी परिपथ है, अरेंजमेंट है, जिसका आप दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज को माप सकते हो और उसका जो रजिस्टेंस है वो ना होगा और उसका जो इंटरनल रजिस्टेंस है वो बहुत कम हो या बिल्कुल ज़ीरो हो। बहुत कम क्या, बिल्कुल ज़ीरो हो, नियर अबाउट शून्य, ज़ीरो हो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार के सोर्सेस को आप बोल दोगे वोल्टेज सोर्स, ठीक। तो इसकी थ्योरी पर आते हैं। किसी विद्युत वाहक बल स्रोत के पारस मतलब एक्रॉस, मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को अगर यहाँ पर लगा दोगे तो इसको एक्रॉस बोला जाएगा, पारस, ठीक है। एक्रॉस बिना लोड प्रतिरोध के मापा गया वोल्टेज स्रोत कहलाता है या वोल्टेज सोर्स कहलाता है। फ्रेंड्स इस वाली लाइन से आपको ये जो डेफिनेशन वो क्लियर हो गई होगी कि जो किसी भी विद्युत भाग बल स्रोत के पारस मतलब अक्रॉस
बिना लोड प्रतिरोध के मापा गया वोल्टेज स्रोत कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो चित्र है उसमें ए बी के सिरों के बीच में जो भी मापी गई है वोल्टेज, तो उसको क्या बोल दिया, वोल्टेज स्रोत बोला है। क्या है, जैसे यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप कि ए बी सिरों के बीच मापी गई वोल्टेज स्रोत कहलाती है। ठीक है, इस स्थिति में परिपथ में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत वाहक बल स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध द्वारा कोई वोल्टतापात नहीं होता है। ठीक है, इस वाली लाइन की अभी मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ। पहले तो आपको ये पता लगा कि अगर आप इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज को फाइंड कर रहे हो तो उसको आपने बोल दिया वोल्टेज स्रोत। अब सेकंड लाइन में बोला गया है कि इस स्थिति में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। अब धारा कब प्रवाहित नहीं होगी, धारा जब प्रवाहित नहीं होगी जब आपका जो आंतरिक प्रतिरोध है इसका मान आर का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, जब आर का मान 0 होगा, 0 होगा, तो होगा क्या कि इस केसेस में यहाँ पर इस लोड की बात कर रहा है, एक सेकंड लोड में यहाँ पर जो है ना वो किसी भी प्रकार की, जब लोड नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगी, करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब लोड कनेक्टेड नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो किसी भी प्रकार की जो वोल्टेज पाथ है, वोल्टेज पाथ मतलब वोल्टेज ड्रॉप, आई आर, वोल्टेज ड्रॉप को बोलते हैं आई आर, वोल्टेज ड्रॉप को बोलते हैं आई आर। ठीक है, तो आई आर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं होगा। ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं होगी, जब वोल्टेज वहाँ पर नहीं है तो आपकी करंट फ्लो नहीं होना है। ठीक है, या फिर वोल्टेज से वो क्या कहलाएगा, आपका वोल्टेज स्रोत कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या कहा, इसको टाइप्स में कैटेगराइज कर लिया। तो इसके टाइप्स क्या हैं, जैसे आप इससे पहले देख पा रहे थे कि वोल्टेज स्रोत के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। तो अगर वोल्टेज सोर्सेस की टाइप्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो अभी आपने बताया कि वोल्टेज सोर्स 2 टाइप का था। यहाँ पर देख लीजिए, आपने क्या कहा था, 2 टाइप का था। पहला क्या था, डिपेंडेंट, पहला क्या था इंडिपेंडेंट, और सेकंड क्या था आपका डिपेंडेंट। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। और जो इंडिपेंडेंट था उसके अंतर्गत आपने 2 को अगेन फर्दर क्लासीफाई किया था, एक आइडियल बोला आपने और दूसरा बोला प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ भी यही होगा। देख लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया, टाइप्स ऑफ वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स को आपने क्या किया, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। मींस अगर हम इस वाले की बात करें ना, तो ये वाला हमारा वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, कौन सा है, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो है वो हमारा डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया। बेसिक है ये इसका। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, इसको हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। पहले आपने बोल दिया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और जो इंडिपेंडेंट था उसी के अंतर्गत 2 वोल्टेज सोर्स आए थे। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया उसको। तो यहाँ पर क्या है, आदर्श वोल्टता स्रोत मीन्स आइडियल वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट क्या है आपका, व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, आश्रित वोल्टता स्रोत या डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो अगर हम बात करें पहले वाले की, फर्स्ट की बात करें, तो फ्रेंड्स जैसा आपको पता था कि फ्रेंड्स पहले वाले में, तो अब हम देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम आइडियल की बात करें तो आइडियल का मतलब है कि जो हमारी टर्मिनल रेजिस्टेंस है, मीन्स जो हमारा लोड प्रतिरोध है उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ओपन सर्किट की, तो ओपन सर्किट के केसेस में क्या होगा कि जो हमारा वोल्टेज होगा, जो हमारा टर्मिनल रेजिस्टेंस होगा, तो जो टर्मिनल रेजिस्टेंस है उसका जो मान है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है। अगर आप इस वाले की बात करेंगे, यहाँ तो ये ओपन है। ठीक है, और ओपन के केसेस में क्या होगा, जो हमारा आर है तो आर का मान होता है इनफाइनाइट। ठीक, तो जो आर है रेजिस्टेंस है तो वो अनंत हो गया। और इस केसेस में क्या होगा, इस वाले सिरे में यहाँ पर किसी भी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए इसकी जो थ्योरी है वो क्या बोलना चाह रही है। यहाँ आप देख भी पा रहे हैं कि जो आपकी करंट है वो 0 है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ वाला जो पाथ है ना वो ओपन है, और ओपन के केसेस में जो हमारा प्रतिरोध होता है उसका मान होता है इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, लोड प्रतिरोध क्या होगा, अनंत हो जाएगा। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो होने में उतना ही परेशानी होगी, या फिर करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। जितना कम रेजिस्टेंस होगा, करंट उतनी आसानी से फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें, प्रथम था हमारा आइडियल। तो आइडियल की अगर हम बात करें, वह वोल्टेज सोर्स जिसका सिरा वोल्टता सदैव स्थिर रहती है, अर्थात वोल्टता धारा पर निर्भर नहीं करती है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। फ्रेंड्स अगर बात करें, हम 2 यहाँ से पॉइंट हमारे निकल कर आए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर हम आदर्श की बात करें, आइडियल की बात करें, तो आइडियल केसेस में क्या होगा, जो हमारी वोल्टेज होगी, मतलब जो भी हमारा वोल्टेज स्रोत है, जो भी वोल्टेज सोर्स है, उसकी जो वोल्टेज है
उसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी जब तक हमारा वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा। मीन्स अगर हम एग्जांपल की बात करें, प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, तो आपने अगर हम बात करें कि आपने क्या किया, कोई आदर्श बैटरी को लगा दिया। मीन्स आइडियल वोल्टेज सोर्स के कंडीशन में आपने बोला कि बैटरी लगा दिया आपने। तो अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो बैटरी का जो वोल्टता निकल रहा है तो वो कंटिन्यू उतना ही निकलता रहेगा जब तक बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। ठीक है, तो उस प्रकार के वोल्टेज स्रोत को क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। पर फ्रेंड्स ऐसा संभव नहीं है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर आइडियल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स आज तक बन ही नहीं पाया। केवल इसका कॉन्सेप्ट हम जान पा रहे हैं या फिर हम इसको केवल तर्क के लिए या फिर किसी भी समझने के लिए, अवधारणा के लिए हम इसको लेकर चलते हैं कि हमारा वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स अभी तक बन नहीं पाया या फिर कोई इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट वोल्टता होना चाहिए और आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है। पर इस प्रकार का कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बनी है। अगर हम बैटरी की एग्जांपल की बात करें तो आपने बैटरी में देखा होगा कि उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, अगर हम उसके इंटरनल सॉल्यूशन की बात करें, मीन्स उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, अपघट्य होता है, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो बैटरी है उसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तो ऐसा केसेस बन ही नहीं पाएगा। और साथ के साथ दूसरा इसमें केसेस ये बोला जा रहा है कि वोल्टेज उसकी कांस्टेंट रहे, तो ये भी संभव नहीं है। वोल्टेज संभव मतलब वोल्टेज कांस्टेंट रखना संभव नहीं है, असंभव है ये। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हैं आपके। आदर्श वोल्टेज सोर्स कौन सा होगा, वह वोल्टेज सोर्स जिसकी सिरा वोल्टता मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे और जिसका आंतरिक जो प्रतिरोध है वो शून्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो वोल्टेज सोर्स है उसको आप क्या बोल रहे हो आइडियल वोल्टेज सोर्स बोल रहे हो। ठीक है, तो समझे कि अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो अगर हम वोल्टेज सोर्स की बात करें, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करें, तो मीन्स पहली चीज़ वो कि इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। दूसरी चीज़ ये कि जो वोल्टेज है वो धारा पर निर्भर नहीं करेगी। तीसरी चीज़ ये कि इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो शून्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर कोई भी आपको सोर्स मिल रहा है, वोल्टेज सोर्स मिल रहा है, तो उसको आप बोल दोगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, सिंबल ये है आपका। तो अगर आप सिंबल की बात करेंगे तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल को। और अगर हम इसके टर्मिनल वोल्टेज विदाउट लोड की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, विदाउट लोड, मतलब इनफाइनाइट है, अनंत है, किसी प्रकार का यहाँ पर लोड कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ पर जो करंट है वो जीरो फ्लो होगी और इस केसेस में क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज है वो कॉन्स्टेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसके टर्मिनोलॉजी की बात करें या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फ्रेंड्स अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपका वोल्टेज है उसको आपने बी से डिनोट किया है और जो करंट है वो आई सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, जब करंट आई सर्कुलेट होगा यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका लोड कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आप लोड के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो दोनों की वैल्यू क्या हो, जो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, मीन्स जो आपका टर्मिनल है ये है आपका टर्मिनल। ठीक है, तो इस टर्मिनल के बीच मध्य जो भी आपको वोल्टेज मिल रहा है वो उसको आपने सपोज बी एल मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर बी है और केसेस क्या बन रहा है कि आइडियल होना चाहिए। तो आइडियल का मतलब क्या, जितना अभी आपने बोल दिया है कि कांस्टेंट वोल्टेज मिलना चाहिए, कि बी यहाँ है तो बी के ही बराबर यहाँ भी मिलना चाहिए वोल्टेज। तो इस केसेस में क्या होगा, जो लोड वोल्टेज है या फिर जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपके सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये था केस किसका, आइडियल वोल्टेज सोर्स का। ठीक है, तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो तो ये मान लिया आपने। ठीक है, और जो आपका करंट है, लोड करंट है, वो यहाँ पर है। अब होगा क्या कि जो नो लोड कंडीशन है, नो लोड का मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत होगी। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो आर की जो वैल्यू है वो कम दिखाई गई, डिक्रीज हो रहा है लोड रेजिस्टेंस। तो अगर लोड रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स उस केसेस में भी क्या होना चाहिए, जो हमारी वोल्टेज है वो कांस्टेंट होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी परिवर्तन हो, मतलब रेजिस्टेंस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़े पर हमारी वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट रहे, तो इस प्रकार का वोल्टेज सोर्स को हम क्या बोलेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स।
व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत, ठीक है। तो अगर हम व्यवहारिक की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, तो जो हम यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो वो हमारा प्रैक्टिकल ही वोल्टेज सोर्स होता है। क्योंकि आइडियल की बात करें तो आइडियल का केसेस संभव है ही नहीं, आइडियल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स होता है जिसकी वोल्टता स्थिर नहीं होती है। अब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये होगी कि इसकी वोल्टेज स्थिर नहीं रहना है, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है, ठीक है, वेरिएबल है, वेरी करती रहेगी। साथ के साथ जो इसकी वोल्टेज है वो धारा पर निर्भर करेगी। करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा फ्रेंड्स, या फिर लोड जितना, जैसा लोड का नेचर होगा, तो उस हिसाब से क्या होगी, इसकी वोल्टेज भी चेंज होगी और इसकी जो वोल्टता है वो हमेशा धारा पर निर्भर करना है, ठीक है। तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या था, आइडियल में शून्य था, पर यहाँ पर क्या होगा, शून्य नहीं होगा, ठीक। और अगर बात करें कि आदर्श वोल्टता स्रोत का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम जानते हैं कि आदर्श वोल्टता स्रोत का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए व्यवहारिक वोल्टता स्रोत का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले कि जो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है उसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो भी वोल्टेज सोर्स यूज़ होता है वो हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो सिंबल की और इसके जो टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो वोल्टेज है, आपका टर्मिनल वोल्टेज है या फिर जो आपका सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका सिंबल हो गया, ठीक है। सिंबल्स क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका शो किया है एस, ठीक है। ये आपका क्या है, वोल्टेज सोर्स हो गया, और यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है जो अनंत है, इनफाइनाइट है। आपको पता है कि अगर अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, तो उस केसेस में क्या होगा, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना है, और यहाँ पर करंट की वैल्यू शून्य होगी, और करंट की वैल्यू अगर शून्य होगी तो जितना वोल्टेज आपको यहाँ पर सोर्स पर है, यहाँ पर सपोज बी है, तो उतना ही वोल्टेज आपको टर्मिनल वोल्टेज पर भी मिलने वाला है। तो ये था आपका नो लोड सिचुएशन, ठीक है। नो लोड पर ये कंडीशन होने वाली है, ठीक है। पर अगर कोई लोड कनेक्टेड है यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर टर्मिनल पर किसी प्रकार का लोड कनेक्टेड है, तो लोड केसेस में क्या होगा कि आपकी जो वोल्टता है, जो टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ वाली, और जो आपकी सोर्स वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज क्या है आपकी बी, टर्मिनल वोल्टेज क्या है आपकी बी एल, तो हमेशा जो सोर्स वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी किससे, टर्मिनल वोल्टेज से फ्रेंड्स, ठीक है। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों पॉइंट बड़ा है, क्योंकि ये इसलिए बड़ा पॉइंट है कि हमेशा जो पोटेंशियल है, मतलब जो विभव है, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो बहेगा। मतलब अगर ज़्यादा वोल्टेज इधर है, और मीन्स एक सेकंड में वायर बनाता हूँ, ये है आपका वायर। तो अगर मान लीजिए आपका ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर हाई वोल्टेज है और यहाँ पर लो वोल्टेज है, तो आपका क्या होगा, वोल्टता, आपका वोल्टेज क्या करेगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होगा। तो यहाँ पर यही आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका ये वाला केसेस उल्टा पड़ गया, तो इस वाले केसेस में क्या होगा, वोल्टेज, यहाँ वाला वोल्टेज यहाँ ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाएगा, और इस केसेस में करंट फ्लो नहीं होना है। करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ वाला जो लोड है वो वर्किंग पर नहीं आ पाएगा। तो इस केसेस में क्या होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा लोड वोल्टेज है, मतलब जो हमारा सोर्स वोल्टेज है ये, तो वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, टर्मिनल वोल्टेज से या लोड वोल्टेज से, ठीक है। तो लोड वोल्टेज हमेशा कम रहना है हमारा किससे, सोर्स वोल्टेज से, ठीक है। तो सोर्स वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तभी वो क्या करेगा, अपनी सारी की सारी वोल्टता क्या करेगा, इसको फीड करा पाएगा, ठीक है। इस केसेस में क्या होगा, टोटली करंट क्या होगी आपकी, पास होगी किससे, लोड से, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का ही एग्जिस्टेंस है, प्रैक्टिकल और जो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप नोट्स पॉइंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों। तो पहले वाले में क्या कहा गया है, व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत का बिना भार, मतलब विदाउट लोड पर टर्मिनल वोल्टेज। आपको जैसे पहले वाले में आप देख पा रहे हैं कि अगर लोड कनेक्टेड नहीं होगा तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो आपका सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सोर्स वोल्टेज इन द सेंस ऑफ कि बी, यहाँ वाला, ठीक, ये वाला, ठीक है। और सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है आपका प्रैक्टिकल में, अगर आपका लोड कनेक्टेड है तो लोड कनेक्टेड में क्या होगा, हमेशा जो आपका टर्मिनल वोल्टेज है वो कम होगा किससे, सोर्स वोल्टेज से। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस वाले केसेस में हो रहा है, इस वाले में, ठीक है, थर्ड वाले में, ठीक। तो अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में बोला गया कि व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत का लोड पर, लोड धारा के बदलाव के साथ टर्मिनल वोल्टता में परिवर्तन नीचे चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो देख लीजिए यहाँ चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका चल रहा था, अभी देखा था आपने, तो उसमें क्या था, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ठीक है, ये आपकी लोड करंट हो रही है, ठीक है। अब अगर हम प्रैक्टिकल की बात करोगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करोगे, पहले आइडियल की बात करते हैं,
तो आइडियल में क्या होना चाहिए कि अगर आपका जो लोड है नो लोड हो या फुल लोड हो या फिर क्या हो लोड चेंज हो रहा है, उस केसेस में क्या होगा, आपकी जो वोल्टता है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। किस केसेस में? आइडियल वोल्टेज सोर्सेस के केसेस में, ठीक है। अब हुआ क्या, पर आइडियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो ये जो सेकंड वाला है ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो जब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की जो आपकी तो उसको देखते हैं, उसको क्या है यहाँ पर देख लीजिए, जो वोल्टेज सोर्स है ये आपका क्या है, ये आपका सोर्स वोल्टेज है। अब क्या होगा, जैसे जैसे आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर जैसे जैसे आपका जो आपका लोड है वो वेरी करेगा, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में यहाँ पर आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। इस केसेस में क्या होगा कि ये वाला हमारा हो गया BL, तो हमेशा क्या होगा BL, आप देख पा रहे हैं ग्राफ के माध्यम से कि आपका B जो है वो बड़ा है किससे, BL से, ठीक है। तो ये केसेस क्या है, आपका वेरिएबल लोड हो गया कनेक्टेड या फिर लोड में चेंजिंग हो रहा है, उस कारण हमारा जो प्रैक्टिकल सोर्सेस है, वोल्टेज सोर्सेस है, वो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंपॉर्टेंट है आपका डिपेंडेंट भी। अगर बात करें फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसमें होगा क्या कि वो क्या करेगा, उसकी वोल्टता जो उसकी वोल्टेज सोर्स है वो खुद की ना होकर, मतलब उसकी जो वोल्टेज सोर्स है या वोल्टता है वो खुद की ना होकर किसी दूसरे साधन पर या किसी दूसरी डिवाइस पर डिपेंडेंट रहेगी। जैसे यहाँ पर आपको थ्योरी में दिख पा रहा है कि वह वोल्टता स्रोत जिसकी वोल्टता किसी अन्य साधन या स्रोत पर निर्भर करती है आश्रित वोल्टता स्रोत कहलाता है, जैसे डायोड, रेक्टिफायर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाल्व आदि, ठीक है। अगर बच्चों बात करें, फ्रेंड्स बात करें कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, मींस जो हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, उसमें क्या कहा, उसमें ये कहा गया है कि जो उसकी वोल्टता है, जो वोल्टेज है वो उसकी खुद की ना होकर किसी दूसरे साधन पर डिपेंडेंट करे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दूसरे सोर्स पर वो डिपेंडेंट कर रही है, तो उस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को आप बोल दोगे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया रेक्टिफायर, डायोड और इलेक्ट्रॉनिक्स बल्ब एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि करंट सोर्स की तरफ। करंट सोर्स देखते हैं कि करंट सोर्स क्या है हमारा। तो करंट सोर्स एक बार देख लीजिए, करंट सोर्स क्या है, वह स्रोत जो किसी भी परिपथ को धारा प्रदान करता है करंट सोर्स कहलाता है, ठीक है। धारा स्रोत क्या करेगा, किसी भी परिपथ को, किसी भी जो भी उसका डिवाइस है वहाँ पर कनेक्टेड, उसको क्या करेगा, वो धारा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज़ सुन लीजिए, एक चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमारा जो वोल्टेज जो हमारा करंट सोर्स है तो वो बिना वोल्टेज सोर्स के संभव नहीं है, ठीक है। हम वोल्टेज सोर्स के थ्रू ही क्या करेंगे, धारा स्रोत को उत्पन्न करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। अभी कन्वर्ट करने का, कन्वर्जन का मेथड देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा जो धारा स्रोत है वो क्या कर रहा है, अगर धारा प्रदान कर रहा है कोई ऐसा स्रोत जो क्या करे, धारा प्रदान करे लोड को, तो उस प्रकार को क्या बोल दोगे आप, धारा स्रोत बोल दोगे या करंट सोर्सेज बोल दोगे, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो वही जैसा हम पहले देख चुके थे। ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, आपके इंडिपेंडेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, ये आपका डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। और इंडिपेंडेंट में क्या था फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंट में 2 थे आपके, आइडियल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्सेज और प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज, ठीक है। तो यहीं पर हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो आइडियल है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं हम आइडियल, हमारा आइडियल का केसेस क्या बन रहा है यहाँ पर। तो अगर हम आइडियल की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आइडियल करंट सोर्स वह स्रोत है जो परिपथ में सदैव स्थिर रहता है। जैसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स की आपने देखा कि जो वोल्टेज सोर्स था वो आइडियल कब था, आइडियल तब था जब उसका वोल्टेज जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के अंतर्गत जो उसका वोल्टेज था वो कांस्टेंट बना हुआ था। तो उस केसेस में या फिर उस प्रकार के वोल्टेज सोर्स को आपने बोला था आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से होगा, ऐसा ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो करंट है वो पूरी सिचुएशन में, पूरे प्रोसेस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस प्रकार के हम सोर्स को क्या कहेंगे, आइडियल करंट सोर्स बोल देंगे। इसके साथ साथ इसका जो धारा है वो वोल्टेज सोर्स पर निर्भर नहीं करेगी, अगर हमारा आदर्श वोल्टेज करंट सोर्स है तब, ठीक है। जो करंट है, इसकी वोल्टता है, करंट है वो वोल्टता पर निर्भर नहीं करेगी अगर आदर्श करंट सोर्स है तो। जबकि हम पहले आपको बता चुके हैं कि आइडियल करंट सोर्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और इसका क्या होगा, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो क्या होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा। अब अनंत के केसेस में क्या होगा,
वोल्टेज ड्रॉप वहाँ नहीं होगा, इंटरनल इसका रेजिस्टेंस अगर अनंत हो गया, या फिर शंट रेजिस्टेंस, हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस ही बोलते हैं इसके करंट सोर्सेज के, ठीक है। तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए या फिर शंट रेजिस्टेंस मान लीजिए, इसकी वैल्यू अनंत होगी। अनंत का मतलब ये है कि करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी तो जो उसका वोल्टेज ड्रॉप है वो शून्य होगा या नहीं होगा वोल्टेज ड्रॉप। तो सारी की सारी करंट क्या करेगा, जो सोर्स है वो लोड को फ्लो करा देगा या प्रोवाइड करा देगा इस केसेस में, ठीक है। तो इसलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। और ऐसा कोई केसेस बनेगा ही नहीं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू जरूर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं इसके, धारा स्रोत को प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको डायरेक्टली आप प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि किसी वोल्टेज स्रोत जिसके साथ कुछ तत्व जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व आदि लगे हों, ठीक है। तो जब तक करंट सोर्स, जब तक वोल्टेज के साथ साथ आपका जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है और जो इंडक्टेंस है वो नहीं लगा हुआ होगा, तो तब तक आप क्या करोगे, करंट सोर्स को नहीं प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो ये ये आपका डायरेक्टली वोल्टेज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर नोट पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स, कि वह विद्युत वाहक बल या फिर वह विद्युत वाहक बल स्रोत, अब ये क्या होगा, या बैटरी हो सकती है, जनरेटर हो सकता है, ठीक है। जनरेटर या बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध या शंट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अप्रॉक्स इनफाइनाइट, ठीक है, बहुत अधिक होता है, स्थिर धारा स्रोत कहलाता है। इस प्रकार के परिपथ में लोड प्रतिरोध के मान में वृद्धि या कमी होने पर भी परिपथ धारा लोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो सिंबल के थ्रू हम देखेंगे यहाँ पर कि जो इस लाइन में बोला है उसने क्या कहा है कि अगर इसका जो लोड है वो उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तब भी उसकी करंट पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने वाला, ठीक है, या फिर उसकी जो करंट है वो अपरिवर्तित रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अपरिवर्तित रहना है तो देखते हैं, कहने का मतलब है कि कांस्टेंट रहना है, ठीक है। अब इसके सिंबल की बात कहें तो ये है इसका सिंबल। करंट सोर्सेस के पैरेलल में आपने क्या किया, शंट प्रतिरोध को कनेक्ट कर दिया तो वो हो गया आपका सिंबल बन गया इसका, ठीक है। अब इसके ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे ऑपरेट करेगा, यहाँ से इसकी करंट फ्लो होगी यहाँ पर। तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो शून्य है, इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य होने के कारण जो इसका इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप है वो शून्य होगा, जीरो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो इसकी डायरेक्टली जितनी भी करंट है, टोटली करंट जो सोर्स है वो क्या करेगा, लोड को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। टोटली करंट क्या होगी, लोड से ट्रांसफर होती रहेगी, मतलब पास होती रहेगी। तो उस केसेस में होगा क्या कि इसका जो यहाँ वाला जो अगर वोल्टेज आप लोड टर्मिनल वोल्टेज की बात करोगे या लोड वोल्टेज की बात करोगे तो क्या होगा, IRL, मतलब ये है इसका वोल्टेज ड्रॉप, किसका, लोड का, ठीक है। IRL, RL मीन्स लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि हमने इसको कैसे डिनोट किया, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने लोड करंट बोल दिया IL और इसको बोल दिया हमने वोल्टेज, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर नो लोड है, मतलब जो रजिस्टेंस है वो कनेक्टेड नहीं है या अनंत है, रजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट है रेजिस्टेंस की वैल्यू, मीन्स यहाँ पर अनंत है। अब क्या हो रहा है, इधर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस कम होगा, कम होने का मतलब है कि यहाँ पर लोड कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, लोड बढ़ रहा है। जब लोड बढ़ेगा यहाँ पर, तो जब लोड बढ़ेगा तब अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्सेस है तो क्या होगा, लोड करंट रिमेन्स कांस्टेंट, जो करंट है वो उसकी कांस्टेंट रहना है। इस केसेस में क्या होगा, जो उसकी लोड करंट है और जो उसकी सोर्स करंट है वो इक्वल हो जाएगी, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। IL है आपका लोड करंट, I है आपका सोर्स करंट, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा, आपकी जो करंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहना है, ठीक। तो ये था आपका आइडियल करंट सोर्स। अब देखते हैं आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें फ्रेंड्स, तो जैसा आप देख पा रहे थे कि अभी जो आपने बताया कि जो आइडियल है उसमें होगा क्या, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अनंत होगी या इनफाइनाइट होगी। पर अगर हम प्रैक्टिकल केसेस की बात करें तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी का शंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू जरूर होती है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम जानते हैं कि व्यवहारिक या प्रैक्टिकल धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध का मान फाइनाइट होता है, मतलब कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। फाइनाइट मतलब कोई लिमिट होगी उसकी या फिर सीमित होगा, कुछ मान होगा जरूर पर अनंत नहीं होगा, ठीक है। यदि इसका मान हम क्या मानते हैं, SH मानते हैं, मतलब शंट रेजिस्टेंस मान लिया इसका मान, एवं जब लोड रेजिस्टेंस को परिपथ में जोड़ते हैं तब लोड धारा IL प्रवाहित होना शुरू होती है, लेकिन शंट आंतरिक प्रतिरोध RSH में कुछ धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोड धारा स्रोत धारा से कम हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस वाली लाइन को हम यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए ये है आपका एक सर्किट, अब इसके अंदर यहाँ पर प्रतिरोध है और इसको आपने बोल दिया शंट प्रतिरोध, ठीक है। ये है आपका SH।
और ये है आपका लोड प्रतिरोध। इसको बना लीजिएगा चाहो तो आप, इसको आपने मान लिया लोड प्रतिरोध, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से करंट की वैल्यू को फाइंड करोगे तो करंट क्या होगी, करंट क्या होगी, अगर लोड करंट की वैल्यू फाइंड करोगे तो लोड करंट क्या होगी। अब यहाँ पर करंट डिवाइड हो रही है, याद रखना, करंट डिवीजन रूल लग रहा है फ्रेंड्स। इससे पहले मैं करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल जो है उसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देख पाए तो उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जो करंट सोर्सेस है वो हर पॉइंट पर लगता है, या अगर आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हैं तो हर जगह पर आपका ये जो करंट डिवीजन रूल है वो अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, करंट को डिवाइड किया। अब करंट किस में आप फाइंड कर रहे, करंट इसमें फाइंड करो, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, शंट हो गया इसका। पहले तो आप क्या करोगे, एक सेकेंड, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले लोड करंट अगर आप निकाल रहे हो तो आई टोटल हो गया, और आई टोटल क्या निकल रहा है यहाँ से, आई आपने माना है आई टोटल को, ठीक है। तो आई टोटल हो गया, और अपोजिट वाला कौन सा हो गया, शंट हो गया, ठीक है। अपॉन अपोजिट वाला रेजिस्टेंस शंट प्लस जिसमें निकालना था मतलब लोड रेजिस्टेंस। तो ये है आपका, अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो आप कैसे उसकी करंट को फाइंड करोगे, तो ऐसे आप उसकी करंट को क्या करने वाले हो, फाइंड करने वाले हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार किया गया है कि आपने क्या किया, लोड को कनेक्ट कर दिया, जैसे इससे पहले मैंने बताया, देख लीजिए यहाँ इसमें भी है आपके, इसमें भी है। तो यहाँ से आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ से आपने क्या किया, जो आपकी करंट है वो आपकी क्या है, टोटल करंट आई हो गई, ठीक है। लोड करंट आपको फाइंड करना है, ये वाली यहाँ है लोड करंट। तो आपने जब इसको फाइंड किया तो अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा होगा आपका, शंट RSH अपॉन अपोजिट रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको आपने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया IL को। और अगर आप IL की वैल्यू को फाइंड करोगे तो आपको पता है कि हमेशा जो आपकी IL लोड रेजिस्टेंस लोड करंट है उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमेशा सोर्स करंट से कम रहेगी प्रैक्टिकल केसेस में, ठीक है। प्रैक्टिकल जो करंट सोर्सेस है उसके केसेस में हमेशा जो सोर्स वोल्टेज है, सोर्स करंट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो लोड करंट है उसकी वैल्यू कम होगी। क्योंकि अगर कम नहीं होगी तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। और इसी प्रकार अगर ये वाला जो सोर्स करंट है वो ज़्यादा होगा और लोड करंट कम होगा, इस केसेस में क्या होगा, हमारा जो मान है वो, या फिर जो करंट है वो डायरेक्टली सारा की सारा करंट क्या होगा, लोड से प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके हम सिंबल की बात करें या इसके ऑपरेशन की बात करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके ये सिंबल हो गया इसका, ठीक है। अगर हम किसी भी धारा स्रोत के शंट में क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को या शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें पैरेलल में, तो क्या बन जाएगा, वो उसका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स बन जाएगा। और अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये है आपका शंट रेजिस्टेंस, और आपने क्या किया, एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। जब आप लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो जैसे आप यहाँ पर धारा डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल यहाँ पर अप्लाई करोगे इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका कुछ ये आपको प्राप्त हो जाएगा, जो आपको मिला था ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। ये तो चलिए अब इसके हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या, वेरिएशन ऑफ लोड करंट विद चेंज इन लोड। जब लोड चेंज हो रहा है उसमें वेरिएशन देखना है हमको लोड को कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा लोड करंट हो गया, ये वाला ऊपर वाला हमारा ये लोड करंट हो गया आपका, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका, ये आपका वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पर क्या है, अनंत होगा। अनंत का मतलब है नो लोड, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, करंट जो वोल्टेज है वो डिक्रीज, जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होने का मतलब है कि हमारा जो लोड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका प्रैक्टिकल सोर्सेस है या फिर आपका आइडियल करंट सोर्सेस लगा हुआ, तो उस केसेस में क्या होगा कि आपकी जो करंट है वो रिमेंस कांस्टेंट रहना है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स है ये, ठीक है। तो करंट सोर्स रिमेंस कांस्टेंट या करंट रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस के अंतर्गत क्या होगी, आपकी जो करंट है वो कांस्टेंट रहना है आइडियल के केसेस में। अब प्रैक्टिकल के केसेस में क्या होगी, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, वहाँ पर आपकी जो करंट है वो डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल का केसेस, और प्रैक्टिकल ही संभव है, आइडियल केसेस या फिर आइडियल संभव नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इंटर कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। मतलब करंट सोर्स का और वोल्टेज सोर्स का क्या करेंगे, एक दूसरे में परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स बात करें कि हमारा ये क्यों रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पर हमको काम करना हो और उसका या उसका हमको सिंप्लीफिकेशन करना हो,
तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंप्लीफाई करेंगे या उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारा जो करंट सोर्स है उसको हमें ज़रूरत पड़ती है वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने की, और वोल्टेज सोर्स को हमारी ज़रूरत पड़ती है करंट सोर्सेस में कन्वर्ट करने के लिए एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट वहाँ पर होगी उस हिसाब से हम वहाँ पर काम करने वाले हैं। तो आगे देखेंगे हम कि कैसी हमारी आवश्यकता पड़ने वाली। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किसी भी जटिल पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का सरलीकरण करने के लिए उस परिपथ में लगे हुए वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में तथा धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार दोनों स्रोतों को आपस में परिवर्तन की व्याख्या निम्न प्रकार है या फिर निम्नवत है। ठीक है, तो क्या होता है जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि वोल्टेज स्रोत को धारा स्रोत में कन्वर्ट करो, धारा स्रोत को वोल्टेज स्रोत में कन्वर्ट करो। तो चलिए देखते हैं हमारा कि हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या है और जो हमारा धारा स्रोत है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वोल्टेज स्रोत का धारा स्रोत में परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वोल्टेज सोर्सेस टू करंट सोर्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर मैं सिंपल वीडियो बहुत लेंथी हो गई तो मैं बहुत स्पीड से बता रहा हूँ आपको। अगर हम बात करें ये वाला है हमारा वोल्टेज सोर्स, ये है हमारा बी। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स होगा उसको अगर हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि करंट अगर सोर्स बनाना है तो सबसे पहले हमको एक शंट रेजिस्टेंस बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने इस वाले की इससे मल्टीप्लाई की करंट निकाला इन दोनों का। करंट कैसे निकलेगा, करंट निकलेगा फ्रेंड्स, इसको आपने बी मान लिया, ठीक है। करंट निकलेगा बी अपॉन आर एस करके, ठीक है। तो आपने क्या किया, सीरीज रेजिस्टेंस को से वोल्टेज को भाग करके और आपने यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अभी इसके न्यूमेरिकल के साथ जाएंगे तब देखेंगे अच्छे से, तब और अच्छे से क्लियर होगा। एक बार यहाँ इसकी थ्योरी पहले देखिएगा तब न्यूमेरिकल से इसको और समझाएंगे। तो यहाँ ये आई हो गया, ठीक है। अब जो आपका सीरीज रेजिस्टेंस था उसको आपने क्या किया, शंट में कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये शंट रेजिस्टेंस बन गया और लोड रेजिस्टेंस तो आपका एज इट इज है ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, कोई भी अगर करंट वोल्टेज सोर्स है उसको आसानी से आप क्या करोगे, करंट सोर्स में परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए एक छोटा सा कन्वर्जन किया गया है। यहाँ पर देखिए ये आपका शंट है, सीरीज रेजिस्टेंस है। आपने क्या किया, यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड की, ये देख लीजिए आई की वैल्यू आपने फाइंड की और इसको आपने क्या किया, शंट में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर देख लीजिए। और लोड रेजिस्टेंस तो एज इट इज़ आपका बना ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, इसको वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एक न्यूमेरिकल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। दिए गए वोल्टेज स्रोत को उसके तुल्य धारा स्रोत में परिवर्तित कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, करंट यहाँ से फाइंड करोगे। तो आपने करंट फाइंड की, करंट कैसे फाइंड करोगे, 20/4, 4 से इसको कट करोगे, 4 पंजे 20, 5 एम्पियर आ गया। तो 5 एम्पियर क्या हो गया, आपका जो करंट है वो आपका 5 आ गया। तो आपने क्या किया, ये था आपका वोल्टेज सोर्स, इसको आपने करंट में जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये आ गया आपका 5 एम्पियर, ठीक है। अब जो आपका सोर्स था उसको आपने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बन गया आपका क्या, करंट सोर्स, ठीक। अब नेक्स्ट पर आते हैं, वोल्टेज सोर्स का कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, करंट सोर्स आपको दे रखा होगा, तो ये आपका करंट सोर्स दे रखा है आई, और ये क्या है आपका शंट रेजिस्टेंस हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ से जब आप वोल्टेज को फाइंड करोगे तो यहाँ से जब आप वोल्टेज को फाइंड किया तो आप बताओगे बी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो इसका जब आप इस वाली लाइन को, इस वाली ब्रांच को आप वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इस वाली ब्रांच को आपने कनेक्ट कर दिया इसके सीरीज में, बस आपने इसको क्या किया, यहाँ से आपने वोल्टेज को फाइंड करके यहाँ लगा दिया और ये वाली जो ब्रांच है उसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दी, और लोड वोल्टेज, लोड जो रेजिस्टेंस है वो एज इट इज है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, वोल्टेज जो करंट सोर्स है उसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कराओगे किस में, वोल्टेज सोर्स में, इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लीजिए कि आपको दे रखा है, ये वाला परिपथ आपको दे रखा है, कौन सा परिपथ दे रखा है, ये परिपथ आपको दे रखा है, इसमें 80 एम्पियर और जो आपकी शंट रेजिस्टेंस है वो आपका 40 है। तो आप क्या करोगे, जब आपका वोल्टेज फाइंड करना है आपको तो क्या करोगे, यहाँ पर आप अप्लाई करने वाले हो, क्या अप्लाई करने वाले हो, ओम्स लो, आई आर। तो आई की वैल्यू कितनी है 80, आर की वैल्यू कितनी है 40, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32 और 2 0 एज, एक जीरो यहाँ का एक जीरो यहाँ का, दोनों को लगा दोगे, ये इतना वोल्टेज आ गया, 3200 वोल्टेज आ गया। तो आपने क्या किया, यहाँ 3200 वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो था आपका, इसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार से आपका ये कन्वर्जन हो गया किसमें, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन। फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन, आप इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।